समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक सफल वकील कैसे बने। दोस्तों, हम जानते हैं कि कानून का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप न केवल अपनी पहचान बना सकते हैं बल्कि समाज में न्याय दिलाने का अहम काम भी कर सकते हैं। अगर आप भी वकील बनने का सपना देख रहे हैं या इस क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। एक सफल वकील कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करने के लिए तथा कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो विशेष मेहमान। आज हम अपने चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे हाउ टू बिकम एन एडवोकेट। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से डिटेल्स में जानकारी लेंगे। हमारे पैनलिस्ट का आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे पहले अतिथि हैं डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर जी। उत्तर प्रदेश में जन्मे और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। वे एक पूर्व सैन्यकर्मी हैं जिन्होंने 2002 में मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा प्रणाली की कमियों से प्रेरित होकर एक अनूठा शैक्षणिक मॉडल विकसित किया जो छात्रों को मूल्य और कौशलों से सशक्त करता है। डॉक्टर ठाकुर ने अपने व्यवसाय को त्याग कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य समाज के निचले वर्ग से शिक्षा का प्रसार करना था। उन्होंने एकलव्य मॉडल और ग्रुप रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को अपनाया, जिससे शिक्षण को संवादात्मक और छात्र केंद्रित बनाया गया। उनके नेतृत्व में मुनि इंटरनेशनल स्कूल ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जैसे यूनेस्को द्वारा उनकी अभिनव शिक्षण पद्धति की उच्च सराहना और मान्यता मिली। अशोका फाउंडेशन यूएसए द्वारा चेंज मेकर स्कूल का खिताब मिला। ब्रिटिश संसद में उत्कृष्टता पुरस्कार साल 2019 में मिला। 3 वर्षों के लिए भारत का नंबर 1 स्कूल साल 2015, साल 2016, साल 2017 और साल 2019 एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन में स्थान प्राप्त हुआ। पारक फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और नवाचार विधि पुरस्कार। डॉक्टर ठाकुर का मानना है कि शिक्षा का सही अर्थ ज्ञान का प्रसार, शारीरिक स्वास्थ्य, मन की जिज्ञासा, सामाजिक न्याय, नवाचार और सहानुभूतिपूर्ण हृदय का विकास है। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसे अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। डॉक्टर ठाकुर की सोच और प्रयासों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उनका काम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर जी के अन्य प्रमुख पुरस्कार और उपलब्धियां भी हैं, जैसे अमेरिकन लीडरशिप अवार्ड, रेक्स कॉम्वेयर ग्लोबल चैंपियंस टॉर्च बेयरर स्कूल अवार्ड साल 2019, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, ज्यूरिस चॉइस अवार्ड भारत की बेस्ट स्कूल मेरिट अवार्ड, डायरेक्टर इन एजुकेशन विक्टोरिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा अवार्ड मिले। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपकी प्रतिभा का परिचय थोड़े शब्दों में देना असंभव है। इसके अलावा डॉक्टर ठाकुर को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है और उनकी शिक्षण पद्धति को विभिन्न डॉक्यूमेंट्री और लेखों में प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर की अन्य उपलब्धियां भी हैं जिन्हें हम बिना बताए नहीं रह पाएंगे, जैसे बीटीटी एशिया में वक्ता के रूप में आमंत्रण, एशिया फाउंडेशन, अफगानिस्तान में नवाचार पर सत्र 32,000 सरकारी स्कूलों के साथ गुजरात में पीपीई मॉडल का कार्यान्वयन, सुपर 30 के साथ 12 वर्षों से सहयोग, स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना,
नेपाल के सत्यापत्री स्कूल के साथ समझौता। इन उपलब्धियों ने आपको और आपके मुनि इंटरनेशनल स्कूल्स को एक अग्रणी शिक्षण संस्थान बना दिया है, जो एक सराहनीय कार्य है। इन्होंने अपनी मेहनत और इनोवेटिव अप्रोच से न केवल अपना व्यवसाय स्थापित किया है, बल्कि अपने मार्गदर्शन से सैकड़ों किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाया है। सर, आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तथा हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं जया शर्मा जी। आपने 2007 में शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वर्तमान में वे रेप्यूटेड स्कूल में पिछले 13 वर्षों से कार्यरत हैं, जहां उन्होंने अपनी विशेषज्ञता और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ा है। आपने अनूठी शिक्षण विधियां स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कर उनकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का एक सराहनीय कार्य किया है। आपकी स्कूल की विशेष शिक्षण विधियां शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श हैं। आपने इन विधियों के विभिन्न राज्यों में फैलाने का महत्वपूर्ण और अनूठा कार्य किया है। आपने जूनागढ़, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और दिल्ली के विद्यालयों की शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर इन अनूठी विधियों को साझा किया है। दिल्ली सरकार ने मुनि शिक्षा मॉडल पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें जया शर्मा जी को प्रमुखता से फीचर किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिससे मुनि शिक्षा मॉडल की सफलताएं और विशेषताएं व्यापक रूप से उजागर हुई। आपको 2021 में दैनिक जागरण द्वारा शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण और उत्कृष्टता को मान्यता देता है और उनकी मेहनत का आदर करता है। जय शर्मा का समर्पण और योगदान शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणा के रूप में उभर कर सामने आया है। मैडम, आपका भी हमारे करियर मंत्रा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोनों ही पैनलिस्ट हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने की यथासंभव कोशिश करेंगे और वकील बनने की पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत में जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे पहले पैनलिस्ट से कि वकील बनने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाने पड़ते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को यह बताकर उनका मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं सुभारती टीवी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो आप सब दर्शकों के लिए इतने इम्पोर्टेंट कैरियर ओरिएंटेशन एंड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम प्रिपेयर करके हजारों लाखों दर्शकों तक पहुंचाने का बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी भूमिका ने इसको और भी प्रभावशाली बना दिया। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल एडवोकेट यानी वकील बना जा सकता है। वकील बनने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लियर प्लानर बनाना होगा। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको फ्यूचर में लॉ की स्टडी में थोड़ी सहूलियत हो सकती है। इसके बाद आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के लॉ के फील्ड में ग्रेजुएशन यानी LLB की डिग्री प्राप्त करनी होती है। यह कोर्स 5 साल का होगा। अगर आप 12th पास करने के बाद डायरेक्ट लॉ कोर्स में एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बाद अगर लॉ की स्टडी करना चाहता है तो यह कोर्स उन कैंडिडेट के लिए 3 साल का होता है। LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI द्वारा आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है। यह एग्जामिनेशन आपके लॉ के फील्ड की नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल को चेक करता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप बार काउंसिल के मेंबर भी बन सकते हैं और भारत में वकालत करने का अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप करनी होती है। यह इंटर्नशिप आपको कोर्ट के प्रोसीजर, लोकल डॉक्यूमेंट और कैसे इसको स्किल को परफॉर्म करना है इसमें मदद करती है। इन सब स्टेजों को पूरा करने के बाद आप एक इंडिपेंडेंट लॉयर के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या किसी लॉ फर्म के साथ भी काम कर सकते हैं। एक एडवोकेट बनने का प्रोसेस थोड़ा सा टफ तो होता है,
लेकिन सही गाइडेंस और डेडिकेशन के साथ इस गोल को अचीव करें तो ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और रिवार्डेड फील करने वाला कैरियर ऑप्शन भी हो सकता है। अपने करियर की जड़ों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें, यही ज़रूरत है समय की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके महत्वपूर्ण विचारों और जानकारी के लिए। आपने हमारे दर्शकों को वकील बनने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझाया और उन सभी पहलुओं को छुआ जिससे हर एक कैंडिडेट का बेनिफिट हो। आपकी अनमोल जानकारियाँ उन सभी दर्शकों को प्रेरित करेंगी जो भी हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अब हम हमारे दूसरे पैनलिस्ट की ओर बढ़ेंगे जो हमें इस विषय पर और भी गहराई से जानकारी देंगे। आपका स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि एडवोकेट बनने के लिए और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले सभी सुभारती टीम तथा इसके इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में मैं अपने पैनलिस्ट साथी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को एडवोकेट बनने के प्रोसेस के स्टार्टिंग स्टेजेस को बहुत अच्छे से समझाया। मैं अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अगर कोई कैंडिडेट एक सफल लॉयर बनना चाहता है तो लॉयर की स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप के दौरान विभिन्न प्रकार के मामलों को समझने और सीनियर एडवोकेट्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही उपयोगी होता है। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस प्राप्त करना इस फील्ड के कैंडिडेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये कंपलसरी भी होता है। इसके लिए बार एग्ज़ाम पास करना आवश्यक है जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो सकता है। साथ ही एक लॉयर के फील्ड में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है जैसे कि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ आदि। आपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक फील्ड सेलेक्ट करना और उसमें एक्सपर्टाइजेशन अचीव करना भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अच्छे मेंटर्स और एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क का होना एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल एडवोकेट के प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और बेनिफिशियल भी होता है। लॉ के फील्ड में अपने सीनियर एडवोकेट्स और अदर लॉ प्रोफेशनल्स के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाए रखने भी एक बेनिफिशियल हो सकता है। इसके साथ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि लॉ का फील्ड लगातार बदलता रहता है, इसलिए एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए आपको कॉन्टीन्यूअस लर्निंग और अपडेट रहना ज़रूरी है। लेटेस्ट लीगल ट्रेंड्स और लॉज के बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको लॉ प्रोफेशन में अपने एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन करना बहुत ज़रूरी है। एक एडवोकेट के रूप में आपकी क्रेडिबिलिटी और रिलेबिलिटी ही आपके बेस्ट करियर की फाउंडेशन होती है। इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देकर और हार्डवर्क करके कोई भी कैंडिडेट एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकता है। आपकी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और एडवोकेट बनने के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही बारीकी से बताया। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी उन सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। अब प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए हमारे उन दर्शकों की ओर रुख करते हैं जो फोन लाइन के माध्यम से हमारे दोनों एक्सपर्ट पैनलिस्ट से प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे कॉलर्स के प्रश्नों का जवाब देकर उनका मार्गदर्शन करें। इसी के साथ फोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल यादव है। मैं आज़ादपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि एडवोकेट बनने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। वेरी गुड राहुल, आपने बिल्कुल करेक्ट प्रश्न पूछा। किसी भी फील्ड को चूज करने से पहले उससे रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर सकें कि आप इस फील्ड को पास कर सकते हैं या आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहिए या नहीं। एक एडवोकेट बनने के लिए नेसेसरी एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग स्टेट के द्वारा अलग अलग आयोजित किया जाता है, जैसे NLSIU नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नालसर द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद, WBNUJS द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, HNLU हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, GNLU गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, RML
NLU डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, RGNUI राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, CNLU चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, NLUO नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा कटक और NLUJA नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशरी एकेडमी आसाम गुवाहाटी, DSNLU दामोदर संजीवनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, TNNLS तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिचापल्ली, MNLU महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई आदि के द्वारा इस फील्ड के रिलेटेड कोर्सेज करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे कॉलर के क्वेश्चन की जानकारी बहुत डिटेल में दी। आपने भारत में आयोजित होने वाले विभिन्न लॉ कॉलेजेस में एडमिशन हेतु आयोजित किए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया। राहुल जी, आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा और साथ ही उन तमाम दर्शकों को भी मार्गदर्शन मिला होगा जिनके पास उनकी क्वेरीज को क्लियर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कॉलेज का सिलेक्शन कर उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल सके। आप सभी के ब्राइट फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। अब हमारे साथ फोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम मोनिका कश्यप है। मैं उत्तम नगर दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्लैट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? देखिए मोनिका जी, क्लैट के एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम के साथ ट्वेल्थ क्लास होना कंपलसरी है। जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ट्वेल्थ क्लास में कम से कम 45% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है और वही SC ST कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स के साथ ट्वेल्थ पास होना ज़रूरी होता है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके कोई भी अभ्यर्थी क्लैट की परीक्षा में शामिल हो सकता है। आप अपने मार्क्स और कैटेगरी को चेक कर ले और देखिए कि क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अगर हाँ, तो उसके लिए आप अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे कॉलर मोनिका को उनके प्रश्न का उत्तर देकर उनका मार्गदर्शन किया। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम आकाश गोयल है। मैं सीकर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि हाई कोर्ट में वकील कैसे बने? आकाश, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस प्रश्न के आंसर से बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आप हाई कोर्ट के एडवोकेट बनना चाहते हैं तो LLB करने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल से लाइसेंस लेना होता है। बिना लाइसेंस के आप किसी भी क्लाइंट का केस नहीं लड़ सकते। लाइसेंस लेने के बाद आपको मिनिमम लोअर कोर्ट में 5 ईयर का लॉयर प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद ही आप हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। वहीं अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप कर सकते हैं। इस प्रकार आप हाई कोर्ट में सफल एडवोकेट भी बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकाश और हमारे दर्शकों को हाई कोर्ट में एडवोकेट कैसे बने के बारे में जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन किया। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी दर्शक जो इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस स्टार्ट करने की स्टेज पर हैं, वो अपना नेसेसरी रजिस्ट्रेशन करवाकर एक बेस्ट मेंटोर के साथ अपने ब्राइट करियर की शुरुआत करेंगे। हम आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए एडवांस में बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि आप कामयाब हो। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम नरेश बुनकर है। मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि वकील बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? देखिए नरेश जी, अगर कोई कैंडिडेट LLB करना चाहता है तो उसके लिए BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एज क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। BCI के रूल्स के अकॉर्डिंग 5 साल के कोर्स में एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज 20 ईयर्स और 3 साल के LLB कोर्स में एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल निर्धारित की गई है। तो टाइम रहते अपना डिसीज़न बना लें और अपने इंटरेस्टेड फील्ड में एडमिशन सुनिश्चित कर लें। गुड लक। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मार्गदर्शन के लिए।
मैं आशा करती हूँ नरेश जी आप हमारे पैनलिस्ट के जवाब से संतुष्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप LLB करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित एज क्राइटेरिया भी ध्यान देना होगा और समय पर अपना निर्णय बनाना होगा। अब हमारे साथ फोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम आशुतोष है। मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। अभी मैं 12th का स्टूडेंट हूँ और मेरा सपना है कि एक एडवोकेट बनने का। मेरा प्रश्न है कि 12th के बाद वकील कैसे बने। धन्यवाद आशुतोष, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगर आप 12th के बाद एडवोकेट बनना चाहते हैं तो 12th पास करने के बाद आपको लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। और अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको क्लैट यानी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए LSAT लासेट लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा। इस तरह से आप 12th के बाद आप LLB में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर कैरियर ड्रीम। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो आपने हमारे पैनलिस्ट के माध्यम से जाना कि अगर आप 12th पास करने के बाद LLB करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए। मैं आशा करती हूँ आशुतोष जी आप हमारे पैनलिस्ट के जवाब से संतुष्ट होंगे। अब हमारे फोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम संदीप है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि लॉ के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स होते हैं। देखिए संदीप जी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपका प्रश्न बहुत ही उचित है क्योंकि इसकी जानकारी के बाद आप अपने इंटरेस्टेड एरिया पर फोकस कर पाएंगे और आपको अपना कोर्स करने में भी इंटरेस्ट आएगा। लॉ प्रोफेशन की फील्ड में आने वाले कोर्सेज जैसे कि क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट लॉ, साइबर लॉ, फैमिली लॉ, बैंकिंग लॉ, टैक्स लॉ आदि हैं। इसमें से आप किसी भी एरिया में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। मेरा आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट या सुझाव रहेगा कि किसी भी कोर्स को चुनने से पहले अपने इंटरेस्ट तथा एप्टीट्यूड को ज़रूर चेक कर लें। किसी भी इन्फ्लुएंस में और या प्रेशर में आकर कोई भी निर्णय ना बनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर द बेस्ट सेलेक्शंस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संदीप जी और हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और उनका लॉ फील्ड से रिलेटेड वेरियस फील्ड्स के बारे में मार्गदर्शन किया। अब हमारे फोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम केशव है। मैं रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि बार एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखिए केशव जी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले ये सभी जानकारियां ले लेना हमारे काम को आसान बना देता है। और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की पहचान भी यही होती है कि वो अपने कैरियर जर्नी से पहले हर प्रकार की जानकारी रखे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बार एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वेरी डीप स्टडी की ज़रूरत होती है। आपको एक स्टडी शेड्यूल या कहें टाइम टेबल बनाना होगा जो कई महीनों तक आपको फॉलो करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये टाइम टेबल आप अपनी सहूलियत के लिए बनाएं या अपने को परेशान करने के लिए, ये जरूर सोचें। आपको स्टडी में हेल्प के लिए क्वालिटेटिव बार एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोर्स और स्टडी मटेरियल भी सर्च करना पड़ेगा। अपनी लर्निंग के दौरान आपको अपना अधिक ध्यान उन सब्जेक्ट्स पर केंद्रित करना होना पड़ेगा जो बार एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आते ही है। अपना लर्निंग प्रोग्राम से पहले सब्जेक्ट रिकरिंग के बारे में मैक्सिमम जानकारी लें। बार एग्जाम एक हाई लेवल एग्जाम है, इसीलिए सेल्फ स्टडी के लिए खुद को क्वालिटी टाइम दें और बेटर वे में लर्निंग और प्रैक्टिस करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि एक सफल वकील बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सकें, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी एजुकेशन के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या कॉपरेशन होता है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे उनकी स्वयं का इंटरेस्ट किस फील्ड में है
करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में, ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई लॉयर बनना चाहता है तो कोई साइंटिस्ट। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आज मैं मौजूद हूँ एक नए सेगमेंट के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले सेगमेंट में हम आपके साथ एक नया टॉपिक को लेकर आएंगे, उसी प्रकार से आज मैं स्कूल में मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है करियर इन एडवोकेट। आज हम स्कूल में मौजूद इन बच्चों से जानेंगे करियर इन एडवोकेट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। यश। यश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं करियर इन एडवोकेट के बारे में, तो एडवोकेट से आपका अगर आपके दिमाग में एक एडवोकेट नाम आता है तो उससे आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? एडवोकेट से हम ये जो क्राइम वगैरह होते हैं उनके जो क्या कहते हैं साथ। अरे यार, आपका क्या आपने जो इस स्कूल में आप कौन सी स्ट्रीम को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं? साइंस। तो आपका आगे चल के क्या बनने का फ्यूचर है? आपने क्या सोचा है कि आप क्या बनेंगे? रेलवे में जाना चाहता हूँ। रेलवे में जाना चाहते हैं, तो उस रेलवे में जाने के लिए आप किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं अपने स्कूल में? आरआरबी, वो मैं एक्स्ट्रा में पढ़ रहा हूँ आरआरबी की और CBT 1 के एग्ज़ाम देने हैं आपको, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। स्कूल में आपको टीचर किस तरीके से मदद कर रहे हैं इसके लिए? सही साथ देते हैं टीचर भी, मतलब जब ज़रूरत होती है तब अच्छे से मतलब पढ़ाते भी हैं। जैसे कि आपने बताया कि रेलवे में आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे में अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, अगर आपको अदर ऑप्शन मिलता है जैसे कि एडवोकेट बनने का, तो क्या आप बन सकते हैं? हाँ जी, बन सकते हैं। ठीक है, हम ये और बच्चों से जानेंगे। एडवोकेट अगर हमारे मन में आता है तो आप उससे क्या सोचते हैं, मतलब क्या समझते हैं? एडवोकेट से ये समझते हैं कि एडवोकेट जो होते हैं वो जस्टिस दिलवाते हैं, न्याय दिलवाते हैं और सपोर्ट करते हैं, मतलब एक सही चीज़ को सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर बीकॉम मतलब कॉमर्स फील्ड में एज बीकॉम LLB करनी पड़ती है, BB LLB। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी फील्ड का बच्चा इसको कर सकता है। जैसे कि ऑप्शन की बात इन्होंने कही, तो इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आगे अगर हम एडवोकेट बनना चाहते हैं? जैसे 3 स्ट्रीम्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग होता है, जैसे BTech LLB, BCom LLB, BCom ऑनर्स LLB। हमें ये सब करने के लिए जैसे कि सबसे पहले हमें क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, फिर LLB हमारी डिग्री होती है, फिर उसके बाद हमें एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, फिर हम एज एडवोकेट हो जाते हैं, मतलब एडवोकेट बन जाते हैं। एडवोकेट की बात की जाए तो आप काफ़ी जैसे आगे फ्यूचर में तैयारी कर रहे होंगे इस एक फील्ड को लेकर, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर? अभी तो हम 12th कंप्लीट करके उसके बाद BA करेंगे, और अगर BA हम नहीं कर पाते तो उसके बाद डायरेक्ट हम LLB का कोर्स कर सकते हैं, वो होता है हमारा 5 साल का। अगर BA करके हम करते हैं तो वो होता है 3 साल का। कि ये जो शो है वो सब देखिए, इससे हमें जो हमारा करियर है उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें सपोर्ट मिलेगा कि कौन सा करियर हमारे लिए सूटेबल है, तो मस्ट आप ये शो देखिए। जैसे कि हमने बच्चों से जाना करियर इन एडवोकेट के बारे में, उन्होंने हमें एज अ फ्यूचर क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, इसके स्टेजेस के बारे में हमें बताया। तो आगे हम ऐसे ही अलग अलग सेगमेंट को लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर अवेयरनेस के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ करियर ऑप्शंस पर भी टीचर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि किसी भी दर्शक का इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपकी क्वेरीज को जरूर क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें।
समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूंगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभ भारती टीवी। धन्यवाद। जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।